हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 14 देखेंगे। आज के मॉक टेस्ट में हम अकाउंट्स के हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ओनली 15 क्वेश्चंस ही लिए हैं हमने, और वो सारे के सारे अकाउंट से ही लिए हैं। इन 15 क्वेश्चंस में हम अकाउंट्स एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 7 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये जो चैप्टर 7 है इसका टॉपिक है प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक से हम सारे के सारे 15 क्वेश्चंस देखेंगे कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और, अपना टेस्ट शुरू करने से पहले कि हम नेक्स्ट मंथ से आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या हम एनसीईआरटी से बिल्कुल एकदम थॉरोली स्टडी आपको कराएं, लेक्चर प्रोवाइड कराएं, या फिर आपको लिस्टिंग के लेक्चर प्रोवाइड कराएं। जैसे कि आपको पता होगा कि लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपकी नेशनल पार्क्स, आपको हम विद डायग्राम बिल्कुल एकदम डिजिटल पिक्चराइजेशन वे में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेहतरीन पीपीटी आपको मिलेंगी देखने को, जिसमें हम नेशनल पार्क्स, अगर आप लिस्टिंग के कहेंगे तो हम लिस्टिंग के सारे लेक्चर्स बना देंगे, जिसमें नेशनल पार्क्स इंक्लूड होंगे। हर राज्य के अलग अलग हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्टेट वाइज, कि कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ की आसपास की डाइवर्सिटी कितनी कैसी है, आप आसपास लैंडमार्क कैसे हैं जहां से क्वेश्चंस पॉसिबल बनाए जा सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी अक्सर एग्जाम्स में नेशनल पार्क्स के आसपास की नदियों को फोकस कर लेती है, वहां की आसपास की बायोडाइवर्सिटी को फोकस कर लेती है कि वहां जैव विविधता कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, लैटिट्यूड कैसा है, आल्टीट्यूड कैसा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको पूरा लिस्टिंग के करा देंगे, या फिर आपको एकदम सीरियल वाइज चैप्टर टू चैप्टर एनसीईआरटी, उसके बाद सारी हम आपकी जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, जैसे महेश बणवाल है या फिर माजिद हुसैन है, माजिद हुसैन की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है सत्येंद्र सिंह, उसको भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। हम आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और पीडीएफ जैसे कि आपको पता है वो कुछ नॉमिनल चार्जेस पर है, हमारी पीडीएफ पेड रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है हमारा, ह्रास की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन? स्टेटमेंट 1, इसमें समय बीतने, उपयोग करने या प्रचलन से बाहर होने से मूल्य में हानि सम्मिलित है। दिस इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, यूज और बीइंग आउट ऑफ सर्कुलेशन और आउट ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड भी कह सकते हैं कि प्रचलन से बाहर है वो, जैसे कि आपको पता होगा किसी फैशन चलता होता, आउट ऑफ फैशन हो गई, आउटडेटेड है। स्टेटमेंट 2, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टेटमेंट 3, ये गैर रोकड़ वे है, इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि ह्रास की विशेषताओं के संबंध में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं डेप्रिसिएशन पर, जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी, हमने लेक्चर नंबर 10 लिया था, और उसमें टॉपिक क्लास 11 का हमने चैप्टर 7 को कवर किया था, जो डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व पर रिलेटेड है, रिजर्व से रिलेटेड है। उसको हमने लेक्चर नंबर 10 में कवर किया है, पूरे चैप्टर को 9 और 10 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ह्रास में निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, ये स्थायी परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य का अवशरण है। इट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्थायी परिसंपत्ति। सेकंड है, इसमें समय बीतने, उपयोग करने या प्रचलन से बाहर होने से मूल्य में हानि सम्मिलित है। दिस इंक्लूड लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, यूज और बीइंग आउट ऑफ सर्कुलेशन और आउट ऑफ फैशन, बीइंग आउट ऑफ फैशन। थर्ड है, इसमें इसकी विशेषता, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथा है, ये बीती हुई लागत है, इसलिए कर योग्य लाभों की गणना से पूर्व इसे घटाना आवश्यक है। इट इज अ पास्ट कॉस्ट, सो इट इज नेसेसरी टू डिडक्ट इट बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट। फिफ्थ है, ये गैर रोकड़ व्यय है, इससे किसी प्रकार की रोकड़ का प्रवाह नहीं होता है, ये पहले से किए गए पूंजीगत व्यय को समाप्त करने की प्रक्रिया है। इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, दिस डज नॉट रिजल्ट in any kind of cash flow, it is the process of eliminating the capital expenditure already incurred. अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ह्रास का निर्धारण निम्न में से किस पर निर्भर करता है?
डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है लागत यानी कि कॉस्ट, दूसरा अनुमानित जीवन काल एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन, और तीसरा है संभावित मूल्य प्रोबेबल साल्वेज वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू भी आप कह सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी के 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व। ह्रास का निर्धारण 3 बातों पर निर्भर करता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, कॉस्ट यानी कि लागत, अनुमानित उपयोगी जीवन काल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और संभावित मूल्य प्रोबेबल साल्वेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, परिसंपत्ति की लागत को मूल लागत भी कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट, या ऐतिहासिक मूल्य भी इसको कहा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट ही का आंसर ही बता दिया आपको। स्टेटमेंट 2, परिसंपत्ति की लागत में केवल कच्चे माल की खरीद का मूल्य तथा मजदूरी शामिल रहती है। बिल्कुल हमने ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम। अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पता है तो आराम से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्लूड्स ओनली द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस एंड वेजेस। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, परिसंपत्ति की लागत, जिसे मूल लागत या ऐतिहासिक लागत भी कहते हैं। इसमें बीजक का मूल्य एवं परिसंपत्ति को क्रियात्मक स्थिति में लाने या उपयोग के योग्य बनाने के लिए किए गए आवश्यक व्यय सम्मिलित होते हैं। जैसे आपकी कोई कंपनी है ABC और आप किसी पेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो पेन का प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए प्लास्टिक की फॉर्म में, प्लास्टिक की। आपको जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो उनके वेजेस होंगे उसमें। जो प्लास्टिक आपने किसी रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है पेन बनाने के लिए, या आपने किसी फैक्ट्री से मंगाया होगा, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा प्लस प्लास्टिक का तो खर्चा इंक्लूड है ही उसमें, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अगर आपने इस प्लास्टिक को लेने के लिए आपने लोन पर पैसा लिया है, या इस फैक्ट्री से ही जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है इसी से लोन लिया है, इससे लोन पर माल लिया है, तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट वो भी इसमें शामिल होगा। साथ में फिर उसका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं, लागत मूल्य में प्रॉफिट शामिल नहीं होता है, तो प्रॉफिट को अलग से ऐड किया जाता है। तो ये सारे जितने भी कॉस्ट आती है, इस सबको मिलाकर ही किसी वस्तु का लागत मूल्य निकल कर आता है। क्रय मूल्य के अतिरिक्त इसमें भाड़ा एवं परिवहन लागत, मार्ग के लिए बीमा, स्थापन लागत, पंजीयन व्यय, परिसंपत्ति के क्रय पर दिया गया कमीशन एवं अतिरिक्त मदें सम्मिलित होती हैं। यदि पुरानी संपत्ति क्रय की है तो इसमें परिसंपत्ति को कार्य के योग्य बनाने के लिए किया गया प्रारंभिक मरम्मत व्यय सम्मिलित होता है। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स called the original cost or historical includes the invoice value and the necessary expenses incurred to make the asset in working condition or make it usable. In addition to the purchase price, freight and transportation costs include insurance for the route, installation cost, registration expenses, commission and additional items paid on the purchases of the asset. If the old property is purchased, it includes the initial repair expenses incurred to make the asset workable. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, आगे से हम और भी न्यूमेरिकल इसमें ऐड करने शुरू करेंगे। यदि एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी गई और उसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष आंका गया है तथा 10 वर्ष की समाप्ति पर मानो उसको 6,000 रुपये में बेचा जा सकेगा, लेकिन इसको बेचने पर 1,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है, ऐसे में इसका अवशिष्ट मूल्य क्या होगा? इफ ए मशीन इज परचेज्ड ऑफ ₹50,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज estimated at 10 years and the end of 10 years it can be sold for 6,000। 10 सालों के बाद ये 6,000 रुपये की बेची जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बट इट इज एस्टिमेटेड दैट ₹1,000 विल बी स्पेंट ऑन सेलिंग इट, यानी कि इसको बेचने से पहले, वैसे इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है 10 साल बाद बेचने का, वो 6,000 रुपये लगाया जा रहा है, लेकिन बेचने से पहले इसकी टूट फूट पर या मरम्मत पर जो खर्च आएगा वो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये और आ जाएगा। तो इन दिस केस व्हाट विल बी इट्स रेजिडुअल वैल्यू फॉर दिस मशीन? तो इसका अवशिष्ट मूल्य क्या होगा? अकाउंट्स में जितने भी हमने लेक्चर कराए हैं आपको, उसमें आप जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल थ्योरी पर बेस्ड हैं। अगर आपने थ्योरी ढंग से की है तो शायद
एक या दो बारी आपको न्यूमेरिकल करने पर बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है कि अवशिष्ट मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो आपको आराम से आप एकदम कैलकुलेशन उंगलियों पर कर लेंगे। तो इस ऑप्शन है, अब इसका सही आंसर आपको कल बताना है। ऑप्शन है 7,000 रुपीज़, ऑप्शन बी 5,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 49,000 रुपीज़ और ऑप्शन डी 51,000 रुपीज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5,000। देखिए जैसे कि 50,000 रुपये इसका परचेजिंग प्राइस थी। अब इसका अनुमानित लाइफ स्पैन कितना था? 10 साल। 10 साल बाद ये 6,000 रुपये में बिकने योग्य है। अब क्योंकि 6,000 रुपये में बेचने से पहले इसकी मरम्मत भी की जाएगी, क्योंकि किसी को अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो सही हालत में तो बेचेंगे, खराब प्रोडक्ट तो देगा कोई लेगा नहीं, और ना ही आप बेचेंगे। तो आपने 1,000 रुपये इस पर खर्च कर दिए, तो अब जाहिर सी बात है 6,000 रुपये आपको मिलने थे, 1,000 रुपये तो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ये पॉकेट से खर्च हो गया। तो अब आपको जो मिला है वो 5,000 रुपये मिले हैं, जो रियल वैल्यू आई वो 5,000 रुपये आई है। तो इसलिए जो अवशिष्ट मूल्य है इसका रेजिडुअल वैल्यू जो आई है वो 5,000 रुपये आई है। तो इसका सही आंसर है बी, अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य, एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसकी परिभाषा है अनुमानित शुद्ध या अवशिष्ट मूल्य, जिसे अवशेष मूल्य या 6 के पश्चात मूल्य भी कहते हैं। इससे आश्य परिसंपत्ति के जीवन काल के अंत में अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या विक्रय मूल्य, यानी कि परिसंपत्ति का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, उसके बाद कोई परिसंपत्ति या कोई एसेट कितने रुपए का बेचा जा रहा है, कितने का सेल हो रहा है। लेकिन इसकी गणना परिसंपत्ति को बेचने पर किए जाने वाले खर्चों को काट कर की जाती है। लेकिन इसको बेचने पर जो खर्च आ रहा है, यानी कि अगर आपने किसी को कमीशन दिया है या फिर इसकी मरम्मत पे कुछ पैसा खर्च किया है, तो उस खर्च को भी इस बिक्री मूल्य में से घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। उसके बाद ही ये एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू आती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेलिंग द एसेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिरांश ज्ञात करने की सीधी रेखा विधि के संबंध में सही कथन चुनिए। हिरांश ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती है, एक तो सीधी रेखा विधि जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, सीधी रेखा विधि, और दूसरी होती है क्रमागत विधि। क्रमागत विधि जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ फाइंडिंग डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 1, हिरांश की यह सबसे पुरानी एवं बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 2, इसे स्थायी पद्धति भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेथड। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। हिरांश लगाने की ये सबसे पुरानी एवं बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। इसे स्थायी पद्धति भी कहते हैं क्योंकि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में प्रतिवर्ष हिरांश की राशि एक समान रहती है। इस पद्धति के अनुसार परिसंपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक लेखांकन वर्ष में एक स्थिर एवं समान राशि को भार के रूप में दर्शाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ अप्लाइंग डेप्रिसिएशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए परमानेंट मेथड बिकॉज the amount of depreciation remains the same every year during the useful lifetime of the asset. According to this method, the asset represents a constant and equal amount of weight in each accounting year during the lifetime of the asset. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीधी रेखा विधि के लाभों के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्टेटमेंट 1, प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में अलग अलग राशि लिखी जाती है। इससे विभिन्न वर्षों के लाभों की तुलना करना सरल हो जाता है। एवरी ईयर डिफरेंट अमाउंट इज रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस मेक्स इट इजी टू कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। स्टेटमेंट 2, ये विधि उन परिसंपत्तियों के लिए उचित रहती है जिसका उपयोगी जीवन का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन नॉट बी एस्टिमेटेड करेक्टली। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। सीधी रेखा विधि के लाभ क्या है? ये वैसे हमने यहाँ दो ही लाभ मेंशन किए हैं, इसके काफ़ी सारे लाभ हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा लेक्चर नंबर 9 अकाउंट्स का 9 और 10 आप देख सकते हैं। तो प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में एक ही राशि लिखी जाती है। इससे विभिन्न वर्षों के लाभों की तुलना करना सरल हो जाता है। द सेम अमाउंट इज रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। दिस मेक्स इट इजी टू कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स।
दूसरा लाभ है इसका, ये विधि उन परिसंपत्तियों के लिए उचित रहती है जिनका उपयोगी जीवन काल का सही अनुमान लगाया जा सकता है एवं परिसंपत्ति के उपयोग में प्रतिवर्ष एक रूपता रखता है, जैसे पट्टे पर लिया गया स्थान। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी करेक्टली एस्टिमेटेड एंड हैज यूनिफॉर्मिटी इन द यूज ऑफ एसेट्स एवरी ईयर सच अ लीज्ड स्पेस। जैसे कि लीज पर कोई स्थान लिया जाता है तो उसकी अमाउंट सेम रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रमागत पद्धति के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये ह्रांस निकालने की दूसरी विधि, एक है सीधी रेखा विधि स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्टेटमेंट 1, इस पद्धति में ह्रांस परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर प्रभार नहीं होता। इन दिस मेथड देयर इज नो चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएटिंग एसेट। स्टेटमेंट 2, the book value goes on adding to the annual depreciation amount charged। तीसरा, इसे ह्रांसमान शेष पद्धति भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि यहाँ सेकंड स्टेटमेंट था, पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक ह्रांस राशि में जुड़ता चला जाता है। तो आपको इसमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2 1 एंड 2, ऑप्शन बी केवल 3 ओनली 3, ऑप्शन सी 1 और 3 1 एंड 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 3। इस पद्धति में ह्रांस परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर प्रभार होता है, और जबकि इसमें बताया गया था पुस्तक मूल्य पर प्रभार नहीं होता है, जबकि ये पुस्तक मूल्य पर प्रभार होता है। पुस्तक मूल्य लगाई गई वार्षिक ह्रांस राशि से घटता चला जाता है, ना कि जुड़ता। इसमें बताया था कि जुड़ता चला जाता है, जबकि ये घटता चला जाता है, और इसे ह्रांसमान शेष पद्धति भी कहते हैं। In this method, there is a charge on the book value of the depreciation asset. The book value keeps on the decreasing by the amount of annual depreciation applied. It is also called reducing balance method. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये पूरा एक ही चैप्टर का टॉपिक है। ये एनसीईआरटी क्लास 11 का 7th चैप्टर है, जिसे हमने लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में कवर किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। क्रमागत पद्धति के लाभ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्टेटमेंट 1, यह पद्धति काल्पनिकता पर आधारित है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी। स्टेटमेंट 2, इसके कारण ह्रांस एवं मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष भार अलग अलग रहता है। ड्यू टू दिस द लोड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर। स्टेटमेंट 3, आयकर अधिनियम कराधान के लिए इस विधि को स्वीकार नहीं करता है। इनकम टैक्स डज नॉट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर टैक्सेशन। स्टेटमेंट 4, यह पद्धति स्थायी परिसंपत्तियों के यथा योग्य होती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन ए 1 और 2 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 3 और 4 2 3 एंड 4, ऑप्शन सी केवल 4 ओनली 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 4। क्रमागत पद्धति के यहाँ लाभ बताए गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यह पद्धति अधिक वास्तविकता पर आधारित है, ना कि काल्पनिकता पर। पहला स्टेटमेंट क्या था? काल्पनिकता पर, जबकि यह वास्तविकता पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये समय के व्यतीत होने के साथ परिसंपत्ति से लाभ कम होता जाता है। इसके कारण ह्रांस एवं मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष भार लगभग समान रहता है। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बताया गया था कि प्रतिवर्ष भार अलग अलग रहता है, जबकि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, आयकर अधिनियम कराधान के लिए इस विधि को स्वीकार करता है, और तीसरा स्टेटमेंट इसमें था कि स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। सिर्फ हमारा चौथा स्टेटमेंट ठीक था। यह पद्धति स्थायी परिसंपत्तियों के यथा योग्य होती है। यह पद्धति स्थायी परिसंपत्तियों के यथा योग्य होती है क्योंकि यह अधिक समय तक चलती है एवं समय के समाप्ति के साथ इनकी मरम्मत एवं रखरखाव पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिक्स्ड एसेट्स एज इट लास्ट लॉन्गर एंड रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस विद द एंड ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, क्रमागत विधि में मौलिक लागत पर ह्रांस लगाया जाता है, जबकि सीधी रेखा विधि में ह्रांस लगाने का आधार वर्ष के आरंभ में शुद्ध पुस्तक मूल्य है। इन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड द डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड एट द फंडामेंटल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट।
वेयर एज द बेसिस ऑफ पुटिंग ए डेप्रिसिएशन इन द स्ट्रेट लाइन मेथड इज द नेट बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टेटमेंट 2, क्रमागत हिरांश विधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपलिखित की जाने वाली हिरांश की राशि स्थिर या समान होती है, जबकि सीधी रेखा विधि में समय के साथ साथ यह घटती चली जाती है। अंडर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज रिटन एवरी ईयर इज कांस्टेंट और इक्वल, while in the straight line method it decreases with time। ऑप्शन ए केवल एक, ओनली वन। ऑप्शन बी केवल दो, ओनली टू। ऑप्शन सी दोनों, बोथ। और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। सीधी रेखा विधि में मौलिक लागत पर हिरांश लगाया जाता है, जबकि क्रमागत विधि में हिरांश लगाने का आधार वर्ष के आरंभ में शुद्ध पुस्तक मूल्य है, अर्थात मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें से घटाई गई वर्तमान तिथि तक की हिरांश राशि, यानी कि जिस डेट को राशि निकाली जा रही है हिरांश राशि, उस राशि तक का डेप्रिसिएशन वैल्यू, जिस राशि को हिरांश मान निकाला जा रहा है उस राशि तक, उस डेट तक का हिरांश मान राशि यानी कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू। और हमने इसमें इसको शफल कर दिया था। ये क्रमागत विधि में मौलिक लागत पर हिरांश लगाया जाता है, जबकि सीधी रेखा विधि में, ये स्टेटमेंट सीधी रेखा विधि के लिए है और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्रमागत विधि के लिए है। तो हमने इन स्टेटमेंट्स को शफल कर दिया था। It is in the straight line method the original cost is depreciated, where in the written down value method the basis for applying depreciation is the net book value at the beginning of the year, यानी कि depreciation amount up to the present date minus the original cost। सीधी रेखा विधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपलिखित की जाने वाली हिरांश की राशि स्थिर या समान होती है, जबकि क्रमागत हिरांश विधि में प्रथम वर्ष में यह राशि सर्वाधिक होती है और बाद के वर्षों में यह घटती चली जाती है। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन to be written off every year is constant or the same, whereas in the written down value depreciation method this amount is maximum in the first year and it decreases the subsequent years, यानी कि समय के साथ साथ ये घटती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रावधान के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस। स्टेटमेंट 1, व्यय एवं हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर खर्च कहलाती है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर एंड लॉस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोसीड्स ऑफ द करंट पीरियड। स्टेटमेंट 2, ये प्रावधान संचय व्यय के मिलान को सुनिश्चित करता है जिससे सही लाभ निकल आता है। प्रोविजंस एंश्योर्स मैचिंग ऑफ क्रिएशन एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन करेक्ट प्रॉफिट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ओनली टू। ऑप्शन सी दोनों, बोथ। और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। व्यय एवं हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर खर्चा कहलाती है। प्रावधान सृजन व्यय के मिलान को सुनिश्चित करता है जिससे सही सही लाभ निकल आता है और लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में यानी कि डेबिट साइड में लिखने से प्रावधान का सृजन होता है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन for expenditure and loss is called expenditure on the proceeds of the current period. The provisions ensures matching of creation expenditure leading to the correct profit. Provision is created by writing in the name side or debit side of the profit and loss account. अगला क्वेश्चन नंबर 11, देनदारों के संबंध में सही कथन चुनिए। यह आपका इकोनॉमी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इकोनॉमी की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्टर्स। स्टेटमेंट 1, संदिग्ध देनदार वो देनदार हैं जिनसे वसूली निश्चित नहीं है तथा हानि की राशि जमा में लिखी जाएगी। द डाउटफुल डेप्टर इज द डेप्टर फ्रॉम whom the recovery is not certain and the amount of loss will be written off in the deposit, यानी कि क्रेडिट साइड। स्टेटमेंट 2, डूबत देनदार यानी कि बैड डेब्ट्स वो देनदार होते हैं जो देनदार तो जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उनसे पूरी राशि की वसूली की आशा नहीं है। बैड डेप्टर आर द डेप्टर्स हु विल पे बट देयर इज नो होप फॉर रिकवरिंग द एंटायर अमाउंट फ्रॉम देम। ऑप्शन ए केवल एक, ओनली वन। ऑप्शन बी केवल दो, ओनली टू। ऑप्शन सी दोनों, बोथ। ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। देनदार 3 प्रकार के होते हैं। डेप्टर्स कैन बी 3 टाइप्स। सही देनदार वो होते हैं जिनसे वसूली निश्चित है। राइटफुल डेप्टर्स आर दोज फ्रॉम whom रिकवरी इज सर्टेन। दूसरे हैं डूबत देनदार, बैड डेप्टर्स
ये वो देनदार हैं जिनसे वसूली निश्चित नहीं है तथा हानि की राशि जमा में लिखी जाएगी। बैड डेप्टर्स आर द डेप्टर्स फ्रॉम whom recovery is not certain and the amount of loss will be written into the credit account. स्टेटमेंट 3, संदिग्ध ऋण वो देनदार होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उनसे पूरी राशि की वसूली की आशा नहीं है। ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करता है, इसलिए इन्हें संदिग्ध ऋण माना जाता है। डाउटफुल डेब्ट्स आर द डेप्टर्स who will pay but there is no hope of recovering the entire amount from them. Some percentage of sub debtors do not pay, hence they are considered as doubtful debts. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संचय लाभ पर प्रभार है जबकि प्रावधान लाभ का समायोजन है। रिजर्व इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट वाइल प्रोविजंस इज एन एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट 2, चालू लेखा अवधि के लिए दी गई देनदारी या खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं है, जबकि संचय का सृजन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। प्रोविजन इज मेड फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ एक्सपेंसेस पेड फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड हुज अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, वेयरएज रिजर्व इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 जो अकाउंट्स के लेक्चर हैं, जो हमारे रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड डेप्रिसिएशन पर बेस्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपको इसमें से सही कथन बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ओनली 1, ऑप्शन बी केवल 2, ओनली 2, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। संचय और प्रावधान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। इसकी मूलभूत प्रकृति यानी कि बेसिक नेचर, प्रावधान लाभ पर प्रभार है, लाभ पर प्रभार होता है, जबकि इसमें हमने बताया था संचय लाभ पर प्रभार है और प्रावधान लाभ का समायोजन है, जबकि संचय लाभ का समायोजन होता है, संचय लाभ का समायोजन है। प्रोविजन इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट वाइल रिजर्व इज एन एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? चालू लेखा अवधि के लिए दी गई देनदारी या खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं है, जबकि संचय का सृजन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही था। प्रोविजन इज मेड फॉर द लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस पेड फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड हुज अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, whereas reserve is created to strengthen the financial position of the business. अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है? Which of the following reserves is formed to keep the rate of dividend constant? ऑप्शन है सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, ऑप्शन बी विशिष्ट संचय, स्पेसिफिक रिजर्व, ऑप्शन सी लाभांश समानीकरण संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और ऑप्शन डी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाभांश समानीकरण संचय। अगर आपको इसकी परिभाषा है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता है अगर आपने परिभाषा याद की है। लाभांश समानीकरण संचय, इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। लाभ के अधिक होने वाले वर्षों में राशि को लाभांश समानीकरण संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि किसी वर्ष में लाभ कम हुआ है तो इस संचय की हुई राशि को लाभांश की दर को समान रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दिस रिजर्व is designed to keep the dividend rate constant. The amount is transferred to the dividend equalization reserve in the years where the profit is high. If the profit has decreased in a year, then this reserve amount is used to keep the rate of dividend equal. अगला क्वेश्चन नंबर 14, पूंजीगत संचय के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटल रिजर्व। स्टेटमेंट 1, यह पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। यह भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं। इट इज डन आउट ऑफ कैपिटल गेन्स। स्टेटमेंट 2, ये लाभ सामान्य संचालन गतिविधियों के कारण होते हैं। दीज बेनिफिट्स आर ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टेटमेंट 3, इस संचय का उपयोग बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। दिस रिजर्व इज यूज टू इशू बोनस पोर्शंस। ऑप्शन ए 1 और 2, 1 and 2, ऑप्शन बी केवल 3, ओनली 3, ऑप्शन सी 1 और 3, 1 and 3,
और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3, 1 और 3। पूंजीगत संचय, यह पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। दिस इज डन आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, ये लाभ सामान्य संचालन गतिविधियों के कारण नहीं होते हैं। दीज बेनिफिट्स आर नॉट ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यदि कंपनी है तो इस संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने या बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए किया जाता है। इफ देयर इज अ कंपनी, दिस रिजर्व इज यूज्ड टू एलिमिनेट कैपिटल लॉसेस और टू इशू बोनस पोर्शंस। अगला क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त संचय के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीक्रेट रिजर्व। स्टेटमेंट 1, इसे तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जाता है। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। स्टेटमेंट 2, यह लाभ एवं कर देयता को अधिक दिखाने में सहायक होता है। इट इज हेल्पफुल इन शोइंग मोर प्रॉफिट एंड टैक्स लायबिलिटीज। स्टेटमेंट 3, प्रबंधक उचित से कम हिरांश लगाकर गुप्त संचय का सृजन करते हैं। मैनेजर्स क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बाय डेप्रिशिएटिंग लेस देन एप्रोप्रिएट अमाउंट। ऑप्शन ए केवल एक, ओनली 1। ऑप्शन बी 2 और 3, 2 एंड 3। ऑप्शन सी केवल 3, ओनली 3। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। गुप्त संचय यह वो संचय होता है जिसे तुलन पत्र में नहीं दिखाया जाता है। यह दिखाए जाने वाले लाभ एवं कर देयता को कम पर दिखाने में सहायक होता है। यानी दिस इज द रिजर्व दैट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एंड इट इज हेल्पफुल टू शो द प्रॉफिट एंड टैक्स लायबिलिटी शोन ऑन लेस। और हमने स्टेटमेंट में देखा था कि मोर, कमी के समय अधिक लाभ दिखाने के लिए गुप्त संचय को लाभ में मिला दिया जाता है। प्रबंधक उचित से अधिक हिरांश लगाकर गुप्त संचय का सृजन करते हैं। इन ऑर्डर टू शो मोर प्रॉफिट इन टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी, सीक्रेट रिजर्व इज एडेड टू द प्रॉफिट। मैनेजर्स क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बाय पुटिंग मोर डेप्रिसिएशन देन एप्रोप्रिएट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट मंथ से, जैसे कि हमने बताया कि आप या तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप हम ज्योग्राफी का आपको सीरियल वाइज, जैसे कि एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू करें, या फिर हम आपको लिस्टिंग के लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू करें, जैसे कि एनवायरमेंटल आपकी नेशनल पार्क्स की लिस्टिंग हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्टिंग हो गई, आपके जितने भी बांध हैं, रिजर्व्स हैं, किस नदी पर कौन सा बांध बना है, इस तरह की लिस्टिंग हो गई, या जैसे कि आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी लिस्टिंग होती है वो हम लिस्टिंग के क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो हम लिस्टिंग के भी लेक्चर बना सकते हैं, या फिर आप अगर आप हमें सुझाव देंगे, सजेशन देंगे अपना, तो हम आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से स्टार्ट करके ज्योग्राफी के हम आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।